नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं। चाहे आप बाल विकास ले लीजिए, पर्यावरण ले लीजिए, फिर अन्य सब्जेक्ट ले लीजिए, सभी के 1 बाय 1 करके वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत सारे वीडियोज़ हम हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज जिनकी हम बात करेंगे उसमें जिन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं, उन्होंने जो स्तर बताए हैं 4 स्तर, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके यूपी टेट एग्जाम में, उस पर हम बात करेंगे। इनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से लगाकर 2022 तक, वो सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। हर एक प्रश्न की व्याख्या की जाएगी, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका विकास किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। यहां पर देखिए, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। यहां पर देखिए 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं आपके। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कोल तथा ब्रूस के द्वारा कहा गया है। और कौन सी अवस्था को कहा गया है? क्या वो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था है? तो यहाँ पर चाहे तो आप आंसर दे सकते हैं। 5 सेकंड का हम आपको यहाँ पर टाइमिंग देंगे। उसके अंतराल में आपको चाहे तो आप कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में लिखकर जब सब प्रश्न खत्म हो जाए तब जरूर बताना है कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो वो अवस्था होगी आपकी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था होगी? बाल्यावस्था। यदि इस समय में आप आंसर नहीं दे पा रहे तो वीडियो को पुश करके भी आंसर दे सकते हैं। तो कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। इससे संबंधित जितने भी टॉपिक है, जितने भी तथ्य हैं वो सारे एक एक करके बताएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं आपसे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि संवेगात्मक विकास को अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया है? तो कोल तथा ब्रूस के द्वारा कहा गया। कौन सी अवस्था को कहा गया है? तो वो बाल्यावस्था को कहा गया है। यहां पर एक उसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न आप इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में या नोट्स के तौर पर बना सकते हैं और जब भी आपको समय मिले आप पढ़ सकते हैं। जीवन का निर्माणकारी काल कहा है, किसके द्वारा कहा गया है पूछा जाता है? तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया है। और कौन सी अवस्था को कहा गया है? तो ये बाल्य अवस्था को कहा गया है ना। इस प्रकार से आपको याद करना है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसके द्वारा कहा गया है? तो किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया है। कौन सी अवस्था को कहा गया है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल? तो यह बाल्य अवस्था को कहा गया है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। साथ में छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सी अवस्था को कहा है? बाल्य अवस्था को कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? तो रास के द्वारा कहा गया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। खतरनाक काल या फिर अपेली काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो इस शैशवावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हरलोक के द्वारा कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो काफी मृत्यु होती है, जो मृत्यु दर होती है वो सबसे ज्यादा होती है शैशवावस्था में। इसलिए हरलाक ने खतरनाक काल या फिर अपेली काल कहा है शैशवावस्था को। किसके द्वारा कहा गया है? हरलोक के द्वारा कहा गया है ना। नया जन्म का काल कौन सी अवस्था को कहा गया है? तो यह किशोरावस्था को कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नया जन्म का काल किशोरावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, है ना, याद कर लीजिएगा इसको। किसके द्वारा कहा गया? स्टेनली हॉल के। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल कहा जाता है? इस प्रकार से प्रश्न पूछ जाता है। तो आपका किशोरावस्था है। किसके द्वारा कहा गया? तो स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो तथ्य थे, वो मैंने आपको बता दिए। इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नोट्स की तरह। जो आपको नहीं आते उनको ही आपको नोट करना है और जब भी समय मिले इनको पढ़ लेना है ना। आगे हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। रिपीटेड प्रश्न है। जो रिपीट प्रश्न है उनको नहीं लिया है, एक ही प्रश्न को लिया है। तो मैं आपको बता दूं ये रिपीटेड प्रश्न है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया है? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा। तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। पियाजे के द्वारा बच्चों के जो बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। अब 4 कौन कौन से हैं और इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा, जिसके
बारे में आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पियाजे द्वारा पहचाना गया था। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा, है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और इसी में ही ये जो 4 जो सुस्पष्ट स्तर बताए गए हैं वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही बताए गए हैं, इसके अनुसार ही बताए गए हैं। यदि पूछा जाए कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, इस प्रकार के यूपी टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यहाँ पर 4 अवस्था कौन कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 4 प्रकार की अवस्था बताई है। ध्यान क्या देना है? पहली कौन सी, इसके बारे में पता होना चाहिए, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है और चौथी अवस्था कौन सी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न में यूपी टेट एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई तृतीय अवस्था कौन सी है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। द्वितीय अवस्था कौन सी है, प्रथम अवस्था कौन सी है या फिर जो चौथी अवस्था है वो कौन सी, इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है। यहां पर देखिए आपको अवधि भी साथ में याद करना है कि संवेदी पेशी अवस्था की जो अवधि होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इंद्रियजनक गामक अवस्था भी इसे कहा जाता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर अनौपचारिक जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है, वो 11 वर्ष और उससे अधिक जो अवस्था होती है वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की होती है। 4 अवस्थाएं बताई है जीन पियाजे के द्वारा, इनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, जो आगे हम आपको बताएंगे, है ना। आगे हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें आपको बताएंगे 1 बाय 1 करके, है ना। ध्यान से सुनिएगा। वहां स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखिए जो घटना होती है या फिर जो वस्तु है उसके बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, उस अवस्था के बारे में पूछा गया है। क्या वो संवेदन प्रणोद अवस्था, जो कि पहली अवस्था, इसे संवेदन प्रणोद अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक अवस्था जैसा कि मैंने आपको बताया था चौथी अवस्था है ना। पूर्व क्रियात्मक अवस्था और मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। तो वो कौन सी अवस्था है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हुआ तीसरे का, आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तीसरे का आंसर होगा आपका यहां पर मूर्त क्रियात्मक अवस्था, है ना। कौन सा? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। यहां पर जो 4 स्तर हैं जिन पियाजे के द्वारा बताए गए हैं उनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 4 अवस्थाएं बताई है और इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 4 अवस्था में आपको बता चुका हूं। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त क्रियात्मक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से जो ऊपर की जो उम्र होती है वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखी गई है। तो इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं संवेदी पेशी अवस्था के बारे में, जो कि पियाजे के द्वारा जो अवधि होती है संवेदी पेशी अवस्था की वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक जो है अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसलिए इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसमें इस अवस्था में जो बालक होता है वो प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। प्रत्यक्षीकरण का गुण किसमें पाया जाता है यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए, संवेदी पेशी अवस्था में पाया जाता है। और इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है ना। वह वस्तु को देखकर सुनकर, वहां वस्तु को देखकर सुनकर स्पर्श करके गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से उसका ज्ञान ग्रहण करता है, किस प्रकार से लगती है वो सुनता है, स्पर्श करता है गंध के द्वारा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और संवेदी पेशी अवस्था में क्या है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है सभी इसकी विशेषता आप मान सकते हैं, इंपोर्टेंट तथ्य हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक का होता है और इसमें सामाजिक तथा आत्म केंद्रिता के गुण विकसित होते हैं। किसमें? आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो सामाजिकरण तथा आत्म केंद्रिता के गुण विकसित होते हैं। साथ में इस अवस्था में बालक में नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है, अनुकरण करने की ना। कौन सी अवस्था में? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। और इस अवस्था में बालक में शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है। पहले क्या था, कुछ शब्दों को बोलने लगता है, लेकिन पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, वो बालकों में जो शब्दों के प्रति समझ पैदा होने लगती है, जो शब्द होते हैं उनके बारे में वो जानने लगता है। बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना भी उसमें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न हो जाती है ना। आगे हम बात करें तो चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, है ना। खिलौने की आयु इस अवस्था को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। शिशु गिनती, गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तु के क्रम में रखना भी इस अवस्था में सीख जाता है। तो सारी विशेषता आपकी किसकी हो गई? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की होगी, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, यहां पर देखिए
शिशु गिनती गिनना, रंगों की पहचान, वस्तु के क्रम में रखना और हल्के भारी का ज्ञान भी इस अवस्था में इसको हो जाता है। साथ में प्रतिकारात्मक सोच भी पाई जाती है और अनुकरणशीलता इस अवस्था में पाई जाती है। अब बात करते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं ये? 7 से 11 वर्ष तक की होती हैं। और इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, जैसे कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था। प्रश्न में क्या पूछा गया था? वो कौन सी अवस्था है जिसमें वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? तो वो आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या बताई गई, जिन्हें पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत है ना। तो 7 से 11 वर्ष बताई गई है। बालकों में तर्क वितर्क, निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, मानसिक चिंतन जैसे गुणों का विकास भी होने लगता है मूर्त सकारात्मक अवस्था में। और इस अवस्था में बालक में पहचानना, विभेदीकरण करना, वर्गीकरण के गुण भी पाए जाते हैं आपके मूर्त सकारात्मक अवस्था में। साथ में इस अवस्था में बालक के अंदर चिंतन, तर्क का विकास प्रारंभ हो जाता है आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। और इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में भी समर्थ हो जाता है। और इस अवस्था में बालक के विचार प्रौढ़ के विचार से अधिक निकट होते हैं। कौन सी अवस्था में? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। वहां अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, है ना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है ना। इस प्रकार के जो क्रिया करता है कौन सी अवस्था में करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में करने लग जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है ना। मूर्त चिंतन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये कौन सी अवस्था को कहा जाता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि के बताने योग्य भी हो जाता है आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। और इसके उत्क्रमणीशीलता पाई जाती है, सॉरी इसमें यहाँ पर इसमें लिखा हुआ, इसमें उत्क्रमणीशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलटावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि पलावटी अवस्था के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है पियाजे की, तो वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है, जो कि तीसरी अवस्था है ना। चौथी अवस्था कौन सी आपकी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है ना, सॉरी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी तीसरी अवस्था है और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी चौथी अवस्था है, जो कि 11 वर्ष से जो अधिक की उम्र होती है वो आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में रखी गई है। और इस अवस्था में बालक के चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। चिंतन वास्तविक एवं अमूर्त हो जाता है। जो चिंतन है वो कैसा हो जाता है? वास्तविक एवं अमूर्त हो जाता है। और तीसरे में क्या हो जाता है? मूर्त होता है, लेकिन यहां पर अमूर्त हो जाता है। बालक में अच्छी तरह में से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। वो कौन सी अवस्था है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। ऐसा पूछा जाता है आपसे कि बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो वो होगी आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। यहां पर मूर्त लिखा, मूर्ति नहीं है ना। मूर्त चिंतन किस में होता है आपका? तीसरी अवस्था में। वो तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। लेकिन इसके साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी वो हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी अवस्था को? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था को, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था को, है ना। और इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है? तो वो आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगी। और इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 11 वर्ष की ऊपर की अवस्था है। बार बार मैं क्यों उस अवस्था के बारे में आपको बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर आपको अच्छे से याद हो जाए, बार बार सुनेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, है ना। चौथा प्रश्न है आपका, शेषो अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप रिक्त स्थान होते हैं। क्या मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, या फिर संवेगात्मक होते हैं? शेषो अवस्था में पूछा गया बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं, वो रोता है, हंसता है, और भी जो क्रियाकलाप करते हैं उनके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो आपको पता होगा क्या होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं ना। मूल प्रवृत्ति
इसके बारे में आपको पता ही होगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर आपको दे देते हैं कि शेषावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। शेषावस्था की अवधि कितनी होती है? तो 0 से 5 वर्ष, कहीं कहीं 0 से 6 वर्ष भी दे रखा होता है ना। तो दोनों एक, मतलब कि एक ही प्रश्न में 2 विकल्प नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। 0 से 5 हो तो आप टिक कर दीजिएगा, 0 से 6 हो तो टिक कर दीजिएगा, दोनों ही आपके सही होंगे। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जैसे कि गुस्सा उसको यदि आ रहा है तो वो रोने लग जाता है ना, रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है, और खुश होने पर वो हंसी द्वारा अपनी अभिव्यक्ति देता है। या फिर कह सकते हैं कि यदि शिशु को भूख लगी होती है तो रोकर अपनी आवश्यकताओं का प्रदर्शन करता है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई है? आपको सभी को पता होगा, मैकडूगल के द्वारा दी गई। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई है उनके द्वारा? 14 बताई गई है मैकडूगल के द्वारा, है ना। इतनी मूल प्रवृत्तियां, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई है। पियाजे के द्वारा भी बताई गई है। कितनी बताई गई है? 2। एक होती है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। 2 प्रकार की प्रवृत्ति जिन पियाजे के द्वारा बताई गई है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न भी यूपीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपका मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। कौन सी अवस्था? मानसिक परिपक्वता की बात की यहां पर की जा रही है। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या फिर उत्तर बाल्यावस्था से मानसिक परिपक्वता जहां पर आ जाए, आपका सही आंसर क्या होगा? यहां पर चाहे तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। जहां पर मानसिक परिपक्वता आ जाए, किशोरावस्था आप टिक कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किशोरावस्था है ना, मानसिक परिपक्वता उसमें पूर्ण होती है उसकी ऊंचाई को छूने के लिए। प्रयत्नरत जो बच्चा होता है या फिर जो बालक होता है वो किशोरावस्था से रहता है, तो किशोरावस्था इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी सी जानकारी देंगे इसके बारे में कि जो किशोरावस्था में तीव्र गति से मानसिक विकास, यहां पर देखिए तीव्र गति से मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? तो वो होता है आपका किशोरावस्था में, जिसके परिणाम स्वरूप किशोरों एवं किशोरियों में तथ्यों पर आधारित सोच एवं तर्कशील निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है। वो कौन सी अवस्था होगी? आपकी किशोरावस्था होगी। और मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने के फलस्वरूप इस अवस्था के बालकों के मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं अभिरुचियों का भी विकास होने लगता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में, है ना। इस प्रकार से भी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको देखना क्या है? मानसिक परिपक्वता, है ना, या फिर कह सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि मानसिक परिपक्वता किस अवस्था में परिपूर्ण हो जाती है, किस अवस्था में हो जाती है, तो किशोरावस्था है। तो इस प्रकार से भी आप आंसर को टिक कर सकते हैं। 6वां प्रश्न है आपका माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना कौन सी अवस्था है? किस अवस्था में माँ बाप के साये से बाहर निकल जाता बच्चा, अपने साथी जो होते हैं उनकी बातों को मानने लगता है, अपने माँ बाप की बातों को कम सुनता है ना, उनकी संगत में रहना पसंद करता है। तो कौन सी अवस्था है? ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बालक करता है, सभी के साथ होता है। अपने माँ बाप, ऐसी अवस्था होती है कि उसमें बुरे लगने लगते हैं, उनकी बात अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगने लगती है। जो अपने साथी संगत में जो बालक होते हैं उनकी बात अच्छी लगनी होती है, वो जो भी बात बोलते हैं वो आप उसको सही मान लेते, चाहे वो सही बोल रहा हो या फिर गलत, है ना। तो वो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है, पूर्व किशोरावस्था है, आपकी उत्तर बाल्यावस्था है, या फिर आपकी शेषावस्था है? आप आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहां पर किशोरावस्था भी दे रखा है, पूर्व किशोरावस्था भी दे रखा है। जहां पर इस प्रकार के विकल्प दे दे वहां पर सही विकल्प क्या होगा? आपका पूर्व किशोरावस्था होगा। यानी डायरेक्ट आपसे पूछा जाए भाई किशोरावस्था है, शेषावस्था है, बाल्यावस्था है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप वहां पर डायरेक्ट किशोरावस्था टिक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर पूर्व किशोरावस्था दे दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्व किशोरावस्था होगा। ये बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था होती है, तुरंत बाद की अवस्था, उसे पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। आगे हम उस बारे में बात करेंगे। किशोर एवं किशोरी अपने समवयी समूहों में रहने का प्रयास करते हैं तथा समूह का निर्माण करते हैं और उनकी ही बात वो सुनना पसंद करते हैं। और इस अवस्था की अवधि कौन सी होती है? पूर्व किशोरावस्था की 9 से 12 होती है आपकी जो पूर्व किशोर अवस्था होती है। उस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपनी माता पिता के पास कम समय बिताते हैं, अपने साथी जो होते हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं आपके पूर्व किशोर अवस्था वाले बच्चे, है ना। और इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी तीव्र सामाजिक विकास का अनुभव भी करते हैं। तीव्र सामाजिक विकास भी आपका पूर्व किशोर अवस्था में ही होता है। अगला प्रश्न है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की, कौन सी होती है स्वकेंद्रित अवस्था? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, 3 से 6 वर्ष तक की होती है, 7 वर्ष से किशोरावस्था होती है, या फिर किशोरावस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में पूछा गया है। चाहे तो आप भी इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से।
तो इसका सही आंसर होगा 3 से 6 वर्ष, है ना। जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष तक की होती है। इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि बालक में स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक की होती है। साथ में इस अवस्था के बालक अपने विचारों को ही सही मानते हैं। कौन सी अवस्था? स्वकेंद्रित अवस्था में जो अपने विचार होते हैं, बालक के मन में जो विचार जागृत होते हैं उनको ही वो सही मानने लगता है। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं इसके विषय में? पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बालक का संपर्क, जैसे जैसे बालकों का जो संपर्क है वो अपने भाई बहनों एवं अन्य बालकों से बढ़ता जाता है, बालकों का जो स्वकेंद्रन है वो कम हो जाता है, यानी कि जो विचारों को सही मानना होता है वो कम होने लगता है। किसके अनुसार? आपको पता होना चाहिए, पियाजे के अनुसार। बाकी हम बात करें विकल्प में, आपके जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक थी और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की थी। तो जहां पर जन्म से 2 वर्ष की अवस्था पूछे, आप सभी को पता होगा वो शैशवावस्था होती है ना। 7 वर्ष से किशोरावस्था तक के जो बीच का समय होता है वो आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का समय कौन सा होता है? किशोरावस्था का होता है। तो आपको ये अवधि के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इस प्रकार के सीधे सीधे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यूपीटेट एग्जाम में। चलिए, 7 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये 8वां प्रश्न है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर नंबर डालना भूल गया हूं, है ना। तो ये 8वां प्रश्न है आपका। व्यवहारवादी रिक्त स्थान ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो तुम चाहो उसे मैं बना सकता हूं। काफी इंपोर्टेंट है। सभी टेट एग्जाम, जितनी भी टेट एग्जाम में सभी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे सभी को पता होगा, फ्रीमैन है, न्यूमैन है, वॉटसन है या फिर हॉलिंजर है। तो यहां पर देखिए सही आंसर क्या होगा? व्यवहारवाद के जनक पूछा जाए आपसे, व्यवहारवाद के जनक कौन है? जहां पर व्यवहारवादी पूछे या फिर व्यवहारवाद का जनक पूछे, कौन होंगे? वॉटसन होंगे। और वॉटसन के द्वारा ही कहा गया है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो तुम चाहो उसे मैं बना सकता हूं। तो वॉटसन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, व्यवहारवादी वॉटसन ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो तुम चाहो उसे बना सकता हूं। साथ में आपको पता होना चाहिए कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो ये वॉटसन को ही कहा जाता है। आपके 8 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये 9वां प्रश्न है ना, थोड़ा सा अंक में डालना यहां पर भूल गया हूं। तो 9वां प्रश्न है, विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? यहां पर ध्यान से प्रश्न पूछना है। यहां पर शारीरिक विकास के बारे में नहीं पूछा गया है। शारीरिक विकास, तो जो शारीरिक विकास होता है वो आपका शैशवावस्था में होता है। किसमें होता है? शैशवावस्था में होता है। लेकिन यहां पर बुद्धि का अधिकतम विकास पूछा गया है, तो क्या वो बाल्यावस्था में होता है? शैशवावस्था में तो होता नहीं है। किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो यहां पर ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन यहां पर बुद्धि का अधिकतम विकास पूछा गया है ना, तो वो होता है आपका किसमें होता है? शैशवावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था में ही बुद्धि का अधिकतम विकास होता है ना। शारीरिक विकास आपका शैशवावस्था में होता है और बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां पर देखिए, विकास की किशोरावस्था जो कि कितने से कितने वर्ष तक की होती, अवधि आपको जरूर पता होना चाहिए। अवधि है 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं 13 से 18 भी दे रखी है, तो दोनों विकल्प में नहीं होगी। जहां पर 13 से 18 होगी तो टिक कर दीजिएगा, जहां पर 12 से 18 होगी तो भी टिक कर दीजिएगा, तो आपका सही विकल्प होगा, है ना। बुद्धि का जो विकास है जो अपनी चरम सीमा पर होता है। और यदि पूछे कि शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है, तो आपका शैशवावस्था है। और शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। सभी को इसके बारे में पता होगा और होना चाहिए। यदि आप टेट एग्जाम, किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में, उनकी अवधि के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पियाजे के अनुसार, ये 10वां प्रश्न है ना। कौन सा प्रश्न? 9 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 10वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी अवस्था कौन सी। यहां पर तृतीय अवस्था यानी कि तीसरी अवस्था आपसे पूछी गई है। क्या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदनात्मक गामक अवस्था है? तो यहां पर हम देख लेते हैं पहली अवस्था कौन सी बताई थी मैंने आपको। यहां पर संवेदी पेशी अवस्था, जैसे संवेदनात्मक गामक अवस्था भी कहा जाता है। ये कौन सी अवस्था है? आपकी पहली अवस्था है, जो कि कितने से कितने वर्ष तक की होती है? 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी अवस्था कौन सी आपकी यहां पर? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था कौन सी बताई थी मैंने आपको? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। चौथी अवस्था बताई थी आपकी मैंने औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसे
अमूर्त या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये चौथी अवस्था है जो कि 11 वर्ष से जो अधिक की अवधि होती है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तृतीय अवस्था यानी कि तीसरी अवस्था पूछी गई है। सही आंसर क्या होगा आपका? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, है ना। यहाँ पर भी बताया गया है जैसे कि बच्चों के बौद्धिक विकास के जनित पियाजे के द्वारा कितने स्तर बताए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 4 स्तर बताए गए हैं, जिसमें तृतीय अवस्था या फिर तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है ना। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? जनित पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। कितनी अवस्थाएं बताई है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। चलिए अगला प्रश्न। टोटल हमने 10 प्रश्न अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये कौन सा प्रश्न है आपका? 11वां प्रश्न है। गिरोह के सवायु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था या फिर टोली अवस्था, टोली की अवस्था अभी हमने बात की थी इसके विषय में, है ना। उसमें किसका विकास सबसे ज्यादा होता है वो भी मैंने आपको बताया था। 3 से 6 वर्ष एवं भाषा है, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण है, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता है, या फिर 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मकता है। तो यहां पर गिरोह अवस्था या फिर टोली अवस्था के बारे में पूछे तो आपका 8 से 10 वर्ष और उसमें क्या होता है? समाजीकरण होता है। तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण होगा। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं, है ना। पहले इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। देखिए आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण होता है, इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में बालकों को अपने साथियों की टोली या फिर गिरोह में अधिक आनंद आता है, उनके साथ रहने में अधिक आनंद आता है। माता पिता के साथ रहना कम पसंद करते हैं और टोली या फिर गिरोह में रहना अधिक पसंद करते हैं। और इस टोली या गिरोह में रहकर बालक सामाजिकरण नियमों को सीखता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और इस तरह से उसका सामाजिकरण होता है। तो 8 से 10 वर्ष वो सामाजिकरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। टोटल हम 11 प्रश्न आपको दे चुके हैं। ये है आपका 12वां प्रश्न। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या? प्राक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। प्राक यानी कि पूर्व, है ना। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया। याद रखिएगा इसे प्राक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी अवधि के बारे में पूछा गया है। क्या जन्म से 2 साल है, 4 से 8 साल है, 2 से 7 साल है, या फिर 5 से 8 साल है? यहाँ पर आपको सभी को पता होगा क्योंकि काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, है ना। 2 से 7 साल की जो अवधि होती है वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर इन सारी बातों को मैं 2 से 3 बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं ना। आगे हम बात करेंगे। चलिए आपके यहां पर जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 12 प्रश्न टोटल थे। कितने थे? 12 प्रश्न, है ना। थोड़ा सा ये प्रश्नों के अंक में थोड़ा सा उलटफेर हो गया, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि लास्ट प्रश्न है। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। टोटल 12 प्रश्न पूछे गए थे आपके यूपी टेट एग्जाम में। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि जो कि रिपीट हुए थे, उनको नहीं रखा है ना। तो लगभग सभी जो आपके पेपर हुए हैं उसमें 1-2 प्रश्न पूछे गए, 1 से 2 प्रश्न। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। वैसे मैंने करवा ही दिया है, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना है। आप नोट्स बना सकते हैं, उसके बाद आराम से पढ़ सकते हैं। जितने ज़्यादा लिखेंगे, जितने ज़्यादा आप उसका रिवीजन करेंगे, उतने से अच्छे से याद होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही इसी प्रकार के वीडियो में और भी मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।